2 करोड़ की लगी, किसी को 1 करोड़ की लगी। पर अगर मैं इन जनरल बोलने जाऊं तो देवर 27 स्टूडेंट्स जिनको 1 करोड़ साल का, महीने का नहीं देने वाले, ठीक है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा साल की पगार लगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या उन बच्चों ने कुछ आसमान से उतरे थे? वो क्या वो बच्चे मैं कहूंगा कुछ उनके 4 हाथ हैं, 5 कान हैं, ज्यादा फास्ट एग्जाम में लिख के पास हो गए? नहीं, ये वो ही बच्चे थे। उसमें से मैं किसी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, कुछ बच्चे गुजरात से थे, कुछ बच्चे महाराष्ट्र से थे, कुछ बच्चे आईएमए से मध्य प्रदेश से थे। पर बोलने की बात ये कि आज इंडियन टैलेंट की कदर हर जगह है। आप यूएस में जाओगे, मैं खुद यूएस तकरीबन आई थिंक मैं पिछले 2-3 साल में कम से कम 8 बार जाके आया हूँ अमेरिका, कम से कम 8 बार, 7 या 8 बार, मुझे याद भी नहीं मैं कितनी बार। वहां सबसे बड़ी कोई कम्युनिटी है ना तो कोई और नहीं, गुजराती कम्युनिटी। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? यूएस में आप कोई भी स्टेट में चले जाओ, कोई भी सिटी में चले जाओ, शायद हो सकता है आपको कहीं महाराष्ट्र मिले या ना मिले, तमिलियन मिले, कन्नड़ा मिले ना मिले, आपको गुजराती जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया को यहाँ के टैलेंट की कदर है। मैं आपको बताऊं, आप बहुत टैलेंट हो, बोलो टैलेंटेड हो, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पर हमारा काम है आपको उस सांचे में बिठाना। सांचा समझते हो? एक शेप देना। हमारा काम ये, करियर तो बहुत सारे। आप बोलोगे, मेरे पास आके पूछोगे सर इंजीनियरिंग अच्छा है, मैं बोलूंगा सर बिल्कुल अच्छा है। मेरे पास आपको आके बोलोगे सर मेडिकल करना अच्छा है, मैं बोलूंगा बिल्कुल अच्छा है। आप मेरे पास आके बोलोगे सर लॉयर बन जाऊं अच्छा है, मैं बोलूंगा बिल्कुल अच्छा है। सब अच्छे करियर है, पर इतने सारे करियर में से हमारे लिए कौन सा अच्छा है, ये हमारा काम है आपको फिगर आउट करना। आप मेरी बात समझ रहे हो? इतने सारे, अच्छा मेरे को कोई बच्चे बोलते हैं सर मैं इंजीनियरिंग करूं तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, ठीक है अच्छा रहेगा। मेरा काम ये नहीं है कि यहाँ पर बैठे हर बच्चे को इंजीनियर बनाना। मेरा काम नहीं है कि यहाँ पर बाहर बैठे बच्चे को सीए बनाना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना। मेरा काम है आपके अंदर से, वो आपके अंदर कौन बैठा है वो आपको बताना। आपके अंदर कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा होगा, आपके अंदर कहीं कोई जीएसटी एक्सपर्ट बैठा होगा, आपके अंदर कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट बैठा होगा, आपके अंदर कोई रोबोटिक्स का एक्सपर्ट बैठा होगा। मेरा काम है आज के आधे घंटे के अंदर आपके अंदर का वो करियर निकाल के दिल से दिमाग तक पहुंचाना। कहां से कहां तक पहुंचाना? ठीक है, सुनना चाहोगे? टेक्नोलॉजी जो वापस आएगा तो कुछ और टेक्नोलॉजीज भी आपको बताऊंगा। एक तो मैंने क्या बताई सबसे पहले, अब वीडियो आएगा तो बता दूंगा, पर एक और चीज आपको बताता हूँ। एक कंपनी का नाम लिया था हमने, स्विगी जोमैटो, बराबर। दूसरी कंपनी का मैं नाम लेता हूँ, 2 कंपनी का फिर से नाम लेता हूँ, उबर और ओला। सुना है ये क्या है? क्या है? कौन बताएगा? क्या है? वाकई में है? नहीं, आ जाएगा। राजकोट में है? दूर नहीं। क्या, कौन बताएगा मुझे कौन है उबर और कौन है ओला? जी बताइए सर। कैब सर्विस है। हाँ, क्या होता है इसमें? ट्रांसपोर्ट है, जहाँ से हम जाना है वहाँ से लोकेशन पे अपने को रिसीव करते और छोड़ देते। बैठे आप लोग कभी ओला में, ऊपर में? नहीं बैठे? कौन कौन बैठा है? हाथ तो ऊपर है। अच्छा, बहुत कम लोग बैठे तो पर पता तो होगा, सुना तो होगा। आप पे लोकेशन डालते हो। मैं पहले है ना, अगर मुंबई जैसे शहर की बात करूँ या बैंगलोर जैसे शहर की बात करूँ तो ऑटो वाले जनरली कहीं जाते को तैयार रहते, उनको बोलते थे भाई राजकोट छोड़ देना, 5,000 रुपये लूंगा, 10,000 रुपये लूंगा, रात का टाइम में नहीं आऊंगा, ऊपर से 2,000 देना पड़ेगा। सुना है कि नहीं सुना है? अभी यहाँ से मुझे राजकोट जाना है, राजकोट से यहाँ आना है, सीधा मैंने क्या बुक किया? उबर बुक किया। 15 मिनट के अंदर एक एसी गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी थी, पेमेंट उसको मेरा जीपीएस से लोकेशन मिल जाए। पर जैसे ड्राइवर के आज जॉब्स है, बराबर, ड्राइविंग करते हैं लोग, यहाँ से कहीं जाते होंगे सामान छोड़कर, 10 साल के बाद ये जॉब भी खत्म। अब आप बोलोगे सर 10 साल के बाद ड्राइवर का जॉब इतना इंपॉर्टेंट जॉब? ड्राइवर बड़ा इंपॉर्टेंट जॉब है भाई। यहाँ से कहीं जाना है तो चाहे वो कैब ड्राइवर हो, चाहे वो ट्रेन ड्राइवर हो, थैंक यू सो मच, चाहे वो में से छोटा ऑटो ड्राइवर हो, हर ड्राइवर इंपॉर्टेंट है। पर 10 साल के बाद अगर मैं आपको कहूं तो ये कैब ड्राइवर का या ड्राइविंग का जॉब खत्म हो जाएगा। बोलोगे सर क्यों?
तो मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा जब आएगा कि एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा जिसे कहते हैं ड्राइवरलेस कार। क्या कहते हैं? मैंने अपने मोबाइल पे बुक किया ओला उबर या जो भी कार बुक की, एक कार आई, मस्त कार आई, एसी कार आई, पर ड्राइवर ही नहीं उसमें। अच्छा हुआ ये 100 साल पहले नहीं हुआ, वरना हमारे बड़े बुजुर्ग भूत बोल के भाग जाते हैं। भूत आया तो भूत चला रहा है गाड़ी बोल के चले जाते, सच्ची होता है। 100 साल पहले नहीं हुआ। अच्छा वो शायद बड़े देखेंगे तो डर जाएंगे, अल्लाह ये चला कौन है, इस पे जरूर नहीं तो ऐसा तावीज वावीज लगा देंगे कि पता कुछ गड़बड़ है गाड़ी का, बराबर। वो सब करने की जरूरत आज के जमाने में 10 साल के बाद थोड़ा आंखें बंद करो, चलो गर्मी लग रही है, थोड़ा आंखें बंद करो और एक चीज सोचना स्टार्ट करो। 10 साल के बाद आपको यहाँ से राजकोट जाना है, ऐप बुक करी मैंने, कैब बुक करी, आई कैब, एसी कैब खुली, दरवाजा खुला, ड्राइवर ही नहीं। वहां पर मैंने एंट्री करने के बाद जैसे गूगल मैप पे अपनी लोकेशन डालते हैं ना, वैसे अपनी लोकेशन डाली और वो कार चलने लगी आराम से। 5-6 लोग जो भी है कार में बैठे सोए पड़े हैं, गाड़ी अपने आप चल रही है। ठीक है, सो तो नहीं गए? हाँ, उठ जाओ, उठ जाओ। गाड़ी कैसे चल रही है? गूगल मैप तो सबने यूज किया, अभी ये नहीं बोलना गूगल मैप नहीं किया, गूगल मैप तो सबने यूज किया। अपने जहां जाना था वहां गूगल मैप की लोकेशन मैंने डाली, वो गाड़ी ड्राइवरलेस। बोलने की, अच्छा अब ये मत बोलना सर रास्ते में गाय आएगी तो क्या उसको उड़ा देंगे, नहीं, वो टेक्नोलॉजी तब तक अलाया जाए तो रोड भी बन जाएगी। ठीक है, ठीक है, तब तक रोड भी बन जाएगा। अब आप मेरे को कोई बोलता है सर ये सब फॉरेन में चलेगा, इंडिया में नहीं चलेगा, यहाँ इतना बड़ा खड्डा है, बेचारी गाड़ी खड्डे में गिर जाएगी, वो उसको समझ में नहीं आएगा सामने इंसान है कि गाय है करके उड़ा देंगे। नहीं, वो डिस्कशन में हम नहीं पढ़ते। उम्मीद करते 10 साल के बाद हमारे रोड भी बन जाएंगे, बोलो इंशाल्लाह। तो इमेजिन करो, अब आप में से कोई बच्चा आगे बोले सर मैं बड़ा होकर कैब ड्राइवर बनूंगा। बेटा कैब ही नहीं रहेगी तो तू ड्राइवर क्या करेगा बन के? आप मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसी टेक्नोलॉजी हमें नहीं सीखनी, या ऐसी चीज नहीं सीखनी जिसका आगे जाके कोई फायदा। देखो गुजरात वाले लोग धंधा समझते हैं, बराबर, धंधा समझते हो? धंधा मतलब मैं ऐसा माल खरीद कर रखूं या बाजार में लेके जाऊं जो कोई खरीद ही नहीं रहा है। मैं है ना एक काम करता हूँ, वाकानेर में भी थोड़ी देर के बाद बिजनेस चालू करता हूँ, 2 घंटे के बाद। हाथी का बिजनेस। किसका बिजनेस? एक एक हाथी 10-10 करोड़ में बेचना। कितने हाथी बेच सकूंगा मैं शाम तक? 15 बिकेंगे क्या? और बोले पागल वागल है, हाथी बेचने निकले, राइट? वो भी वाकानेर में हाथी बेचने निकले, कौन खरीदेगा 10 करोड़ का हाथी, बराबर? तो गुजराती लोग हो, धंधा मुझसे अच्छा समझते हो, राइट? मैं भी गुजराती हूँ, पर आप समझते हो कि ऐसी चीज बेचनी है जो लोग क्या करना चाहे, खरीद। ऐसी बेच के चीज फायदा ही क्या? दुकान में ऐसी चीज रखूं जो कोई खरीदना ही नहीं चाहता तो खाली जगह खराब होगी, बराबर? उसी तरह से ऐसी पढ़ाई करो। अब गुजरातियों, धंधा करने वालों सुनो ध्यान से, ऐसी पढ़ाई करो जिसकी फ्यूचर में किसी को जरूरत हो। ऐसी पढ़ाई मत करो जिसकी फ्यूचर में किसी को जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैंने 2 चीज बताई, 2 टेक्नोलॉजी बताई। सबसे पहले बताई मैंने ड्रोन, दूसरी बताई मैंने ड्राइवरलेस कार। कौन सी टेक्नोलॉजी? फिर से बोलो, ड्राइवरलेस कार। तीसरी टेक्नोलॉजी में बताता हूँ। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग करने वाले बहुत सारे लोग हैं, सुने? सिविल इंजीनियर क्या करते हैं भाई, बोलो? सर कुछ तो करते हैं। हाँ, क्या करते हैं? बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, राइट? कनाल बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। 10 साल के बाद या 20 साल के बाद ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये भी पूरी चेंज हो जाएगी। एक चीज आ जाएगी जिसका नाम है 3D प्रिंटिंग। सुना है? कौन बताएगा यार मुझे 3D प्रिंटिंग क्या होता है? मैं मान जाऊंगा कि वाकानेर के बच्चे माशाल्लाह स्मार्ट। कौन बताएगा? अरे बोलो, गलत भी होगा चलेगा यार, मारूंगा नहीं, मैं खाली दिखता डरावना हूं। हाँ, कहाँ से यार, कैसे बेच लोग? ओके, हाँ, कौन बताएगा 3D प्रिंटेड क्या होता है? चलो, हाँ, लड़कियों में हाथ उठाए प्लीज, स्टैंड अप। आपका नाम? रूही। What's your school? Which school are you from? I am from Savarkula, Sunrise
अच्छा, सावरकुंडला, फैंटास्टिक। मैं सावरकुंडला में भी आई थिंक 6 मंथ्स अगो आई वाज देयर इन सावरकुंडला। एक एसएमजीके करके एक कॉलेज है, स्कूल है, वहां पर मैं गया हुआ था। जी, टेल मी व्हाट इज 3D प्रिंटिंग? 3D प्रिंटिंग क्या होता है? जिसमें मशीनें खुद से बनाती है, रोबोट्स होते हैं और ऑटोमेटिकली वर्क होता है, लाइक लिफ्ट से जेसीबी ऑटोमेटिक होते हैं, रोबोट्स होते हैं, एक्सेट्रा। फैंटास्टिक, प्लीज गिव हर अ राउंड ऑफ अप्लॉज। आज आप देखते हो कि कंस्ट्रक्शन साइट में मजदूर है, बराबर? अरे कहाँ चले गए? साइट पर ही जाना, यहाँ सुनना है। अब वो बिल्डिंग बनाने निकल पड़े, रुको बाद में जाना। पहले सुनो। आज के जमाने में, वाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो आज के जमाने में अब मैं कह रहा था कि लोग ईंट पत्थर उठा करके जाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, बराबर? अब 10 साल के बाद माइक यूज कर सकता हूँ जी। 10 साल के बाद, अच्छा ये और आवाज अच्छी आ रही है। 10 साल के बाद ऐसा नहीं होगा। अब आप देखते हो ना, सुबह सुबह मजदूर होते हैं, ईंट उठाते हैं, पत्थर उठाते हैं, जो भी उठाते हैं लेके जाते हैं, बराबर? 10 साल के बाद आप देखोगे मशीनें सब पूरा काम कर रही है। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पूरे के पूरा काम जो कंस्ट्रक्शन का है, कौन कर रही है? अरे बोलो भाई, लाइट आ गई, आवाज चलेगी आपको। मशीन की, वो मशीन पत्थर भी उठा रही, सब कुछ कर रही है। पर अब उसमें क्या कमाल है? कमाल उसमें नहीं है, कमाल है एक टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं 3D प्रिंटिंग। प्रिंटिंग आपने देखी है पेपर पे? प्रिंटर मशीन देखी है? क्या करता है वो? प्रिंट कर। 3D प्रिंटिंग आने वाली, जिससे बिल्डिंग को मशीन ऐसे प्रिंट करके जाएगी। पहला माला बन गया प्रिंट करके, दूसरा माला बन गया प्रिंट करके, तीसरा माला बन गया प्रिंट करके। ऐसा करते करते आज के जमाने में जो टेक्नोलॉजी आज जो एग्जिस्ट करती है ना, 2 माले तक की बिल्डिंग 3D प्रिंटेड में आराम से बन सकती है। मुझे एक बात बताओ, एक अंदाज बताना। मुझे यार दो 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 मंजिल का, 2 माले का मकान बनाना कितना टाइम लगेगा? 1 महीना लगेगा? 6 महीना लगेगा? 6 महीना लगेगा? 3D प्रिंटेड में 2 माले का मकान 6 दिन में बन सकता है। कितने दिन में? दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आप मुझे बोलोगे सर, कोई आया है, सर मैं बड़ा होकर मजदूर बनूंगा, पत्थर उठाऊंगा। अरे मेरे भाई, वो काम बचेगा ही नहीं तो तू करेगा। मेरी बात आप समझ आ रही है आपको? ओके। तो तीसरी टेक्नोलॉजी हमने कौन सी सीखी? अच्छा मैं सवाल पूछूंगा, पहला कौन सा था? दूसरा? तीसरा? चौथा भी नाम देता हूं, फिर करियर की तरफ जाएंगे और वीडियो भी देखेंगे इंशाल्लाह। चौथा है, एक नया वर्ड है जो आजकल बहुत चला है, उसका नाम है AI। क्या है? फुल फॉर्म? आर्टिफिशियल। क्या होता है भाई, ये कौन समझाएगा मुझे? जी प्लीज। हाँ, ओके, मे बी आपका नाम फर्स्ट। वेरी गुड। स्कूल? मदनी हाई स्कूल, फैंटास्टिक। क्या होता है AI? वेरी गुड, प्लीज गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। वेरी गुड। मैं एक सवाल पूछता हूँ, ये जो आपकी मम्मी पापा की जनरेशन थी ना, इसको मैं कहता हूँ लाइब्रेरी जनरेशन। कौन सी जनरेशन? इनको कभी भी कोई इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को गुजराती में क्या बोलेंगे? माहिती। माहिती चाहिए होती थी, बेचारे धूप में साइकिल चला के लाइब्रेरी जाते थे। फिर पहली किताब निकालते थे, अरे इसमें नहीं है, छोड़ो दूसरी किताब लो। दूसरी किताब निकालते थे, एक छोटी सी डेफिनेशन जानने के लिए इनको पूरा सुबह से लेके शाम तक। मेरी जो जनरेशन थी वो लाइब्रेरी जनरेशन नहीं थी, वो गूगल जनरेशन थी। ठीक है? आपकी जनरेशन जो है ना, मैं इसको बोलता हूँ ये चैट जीपीटी जनरेशन है। इनको मैं बोलूंगा निबंध लिखो। किस पे? चलो हाथी पे। किस पे? बेचारे सुबह से शाम तक बैठ के हाथी पे निबंध। आपके बच्चे बहुत स्मार्ट है, इनको मैं बोलूंगा राइट एन एसे ऑन हाथी। हाथी मतलब एलिफेंट। ये 1 मिनट में चैट जीपीटी को बोलेंगे, लिखेंगे वहां पर प्लीज राइट एन एसे ऑन एलिफेंट। वो 1 मिनट में पूरा का पूरा ऐसे आपको लिख करके। सर जाबिर टीचर है, मैं एक बात बताता हूँ, टीचर लोग जरा कान बंद कर लेना। आजकल के बच्चे हैं ना, मैं बच्चों एक बात बताऊं, अब भी कभी कोई बोले ना ऐसे लिख के लाओ,
ये इंफॉर्मेशन लिख, बोलते कि नहीं बोलते टीचर? नहीं बोलते? बोलते लेटर लिख के लाओ, बोलते हैं ना? अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा चैट जीपीटी पे जाने का, उसको जो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर लेटर लिखना है कि टुमारो आई वांट टू बिकम अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ठीक है, गुजराती में लिखना है तो वो गुजराती में भी आपके लिए लिख के देगा, हिंदी में लिखना है, बोलना है हिंदी में भी लिख के देगा, ठीक है? ये कनेक्ट हो गया, इसको यूज कर सकते हो? हाँ, वीडियो ऑन कर दीजिए। हाँ, तो वो कौन काम करेगा पर 1 मिनट के बाद, ठीक है? वो कौन काम करेगा? वो चैट जीपीटी। मैं आपको बताऊं, ये है ना आजकल मोबाइल, ये हमसे स्मार्ट है। बताऊं कैसा? ये इससे मैं बात करता हूं ना, ये अभी जो मेरी बात चल रही है, आप लोग सुन रहे हो, पता नहीं मेरी बात नहीं सुन रहे, ये बराबर सुन रहे हैं। अगर आपने देखा होगा गूगल एड्स, यूट्यूब एड, यूट्यूब पे वीडियो खोला है कभी? हाँ, यूट्यूब पे बीच बीच में एड्स आते हैं, देखिए, वो बहुत स्ट्रेटेजिक आती है, ठीक है? वो बहुत ऐसा नहीं होता कि कोई भी कैसा भी वो एड डालता है, नहीं, वो एड सही वक्त पर सही समय पर कौन सी एड कब आनी चाहिए वो आती है, ओके? और मैं आपको एक बात बताऊं, ये अगर मेरे को फॉर एग्जांपल घर के लिए मेरे फ्रिज खरीदना है, क्या खरीदना है? मैं अगर इस रोज सुबह शाम आपको बोलता हूँ ना, जाबिर सर मेरे को फ्रिज खरीदना है, मेरे को फ्रिज खरीदना है, ये सुने नहीं सुने, इसने बराबर सुन लिया। अचानक से मैं शाम को YouTube खोला, वीडियो देखने लगा, बीच में एड सीधा फ्रिज की आएगी, आपने पता नोटिस नहीं किया ये? हाँ, इन्होंने सुने, आप लोगों ने सुने, इसने बराबर सुन लिया सीधा। फॉर एग्जांपल वोल्टास की कंपनी का फ्रिज, बजाज की कंपनी का फ्रिज, वर्लपूल की कंपनी, उनको फ्रिज वालों को भी बताया था भाई इनको फ्रिज चाहिए। अचानक से देखना कई बार हमको कॉल भी आने शुरू हो जाते हैं, सर आपको फ्रिज चाहिए क्या? क्यों? किसने सुना नहीं सुना, इसने सुना, ठीक है? चलिए एक वीडियो देखते हैं जी, मोबाइल, हाँ, आप लोग रेडी है वीडियो देखने के लिए? हाँ, तो उससे पहले मैंने आपको जो सेकंड टेक्नोलॉजी बताई थी वो कौन सी थी? ये अमेरिका का शायद वीडियो है, मैं देख रहा था। अच्छा, ये सब मैंने कल ही देखा, ऐसा नहीं कि मैं बहुत पहले से कोई प्रिपरेशन करके आया हूं। और मैं आपको एक काम करता हूं, इसका साउंड भी ऑन करता हूं। देख रहे हो क्या हो रहा है? नहीं दिख रहा है? ओके, साउंड भी आ जाएगा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। क्या हो रहा है? अच्छा ध्यान से देखना जरा, इसके बाद मैं आपको पूछने वाला हूं क्या हो रहा है। ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, ये सच्ची चीज है। That's one of the #1 requests we get from our riders. Waymo, the nation's first fully self-driving ride-hailing service, is owned by Google's parent Alphabet. It already operates more than 150,000 paid driverless rides a week in Arizona and California, with plans to expand further to Austin, Atlanta, and Miami, but so far not on freeways. But that's about to change after months of autonomous testing in the Phoenix area, gathering data from tens of thousands of miles driven with the goal of adding freeway passenger service in 2025. And competition is coming. Amazon-backed Zoox aims to launch in Las Vegas next year. Elon Musk rolled out Tesla's robo-taxi concept in October. What's the biggest challenge to getting the car to work well on the freeway? Part of it is the speed, because the speeds are so high and the mistakes are so costly. So the bar is to make as few mistakes as possible and be safer than a human driver would be. Waymo cites its data showing in over 25 million miles driven, its cars saw 72% fewer injury-causing collisions compared to human drivers. But they are not perfect. Waymo run to the parade! As seen in viral videos like this one, showing a Waymo accidentally driving into a parade route before safely pulling over. The vehicles are equipped with cameras, radar, and other sensors, allowing them to see a full 360 degrees. The work now is focused on fine-tuning how the cars handle freeway driving, like dodging debris in the road. If you were going to give the Waymo today a grade on this drive, how is it done? I would say it's देखो स्टेयरिंग खुद से घूम रहा है। professional bias. I take off points easily. What do you think it needs to do better? So I think some of these small reactions could be smoother. Smoothing out the ride to get its passengers in a faster lane for the new year. Chris McLean. जी, क्या देखा आपने? ड्राइवरलेस कार। एक काम करते हैं जाबिर सर, आप लास्ट वीडियो भी प्ले कर दीजिए जो 3rd वाला है, और फिर उसके बाद हम करियर काउंसलिंग। मजा आ रहा है कि बोर मार रहा है? हाँ,
तो कुछ बोलेगा सर ऐसा तो सब स्कूल में ही पढ़ाते हैं, आप क्या नया पढ़ा रहे हो? कुछ नया सीखने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आज? हाँ। चलिए आखिरी वीडियो भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम करियर। वरना हमारे मुंबई में एक कहावत है, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते। क्या है? बड़ी बड़ी बातें। हाँ। तो चलिए आखिरी वीडियो देख लेते हैं, वरना आप क्या बोलोगे, सर ने की बड़ी बड़ी बातें पर सर क्या खाते? वड़ा पाव खाते। ठीक है, वीडियो का साउंड के साथ दिखाऊंगा। अब ये कितने मैंने बताया एग्जाम्पल अब तक? कितने बताया? 1 2 3 4, 4 के 5? 4। ओके, तो 5वां। अगर 4 बताए तो ये 5वां। देखो मैं भी YouTube पे जैसे वीडियो खोलता हूँ ना, सबसे पहले आती है एड। ठीक है, ये कौन है? मेरी फूफी का लड़का। चलिए एक इसके साथ एक वीडियो सजेशन में आ गया। This is tonight's Showbotics. Let's meet our first robot. Please welcome from MIT, Sang हम ये पूरा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। Cheetah. Thank you so much for being here. Oh my God. Okay, all right. First of all, wow. Okay. This thing is amazing. What is it and why did you make this? What is it? This is a mini cheetah. We built several समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहे हैं वो? क्या है ये? थोड़ा वीडियो फटाफट आगे जाएंगे क्योंकि बड़ा वीडियो है इसके लिए। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है अब अपने को? अब ये क्या है? So once we This is unbelievable. So I'd love to see this. Can I? You want to try? I mean, sure. I mean, you let me try that? Yes. Sure, I would love that. Wow. Okay. Tomaton. Here we go. Okay. Yeah. Okay. Yeah. It actually feels pretty good. Actually, it's almost feels like I'm not. Oh, running. Yeah. Yeah, running. Sweetie. Oh. ये सब हम देखेंगे 1 मिनट के अंदर। और ये कौन है? मेरी फूफी की लड़की? नहीं, ये भी रोबोट है, मैं बताता हूँ। वो पिछला वाला रोबोट जो था ना, कंधे पे बिठाया। देखो इमेजिन करो यार कि अभी बाहर बहुत गर्मी है ना, बराबर? कुछ साल के बाद हम बाहर गर्मी निकलेंगे, कैसे कंधे पे रोबोट बैठा के निकलेंगे। ठीक है, जाते आते रास्ते में जा रहे, ठंडा शरबत पीने का, नींबू पानी पीने का मन लगा। और लोग इतने पहले बाद में लेजी हो जाएंगे ना, अभी हम ऐसा खाना उठाते खाते हैं, बाद में ऐसा साइड पे रोबोट बिठा देना, वही अपने मुंह में खाना डालते रहे। हाँ, चबाना आपको पड़ेगा। ठीक है, अब ये देखो ये क्या हो रहा है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये वीडियो क्या है और उसको समझते हैं। I saw you. What have you been up to? Not much. Let's see. I traveled to over 25 countries, appeared on the cover of Cosmopolitan magazine, met German Chancellor Angela Merkel and the actor Will Smith, and became Twitter friends with Chrissy Teigen. I addressed the United Nations and NATO, became the first robot to receive a credit card, and became the first robot citizen. What have you been up to? अच्छा, ये बच्चा रोबोट है। हाँ, देखो You are so cute. You're pretty cute too. Oh my goodness! Wow. I wish I could take you home. ठीक है, लाइट्स ऑन कर दीजिए प्लीज। क्या देखा? क्या देखा? फ्यूचर देखा। क्या देखा? क्या देखा?
भविष्य देखा। क्या देखा? हाँ, ये रोबोट आपने जो लेफ्ट पे जो लेडी रोबोट जो बना है, औरत नहीं है वो, मशीन है। कोई बने तो बड़का बोलेगा मेरे को शादी करा दो सर इससे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ओके, हम नहीं कराएंगे। ओके, तो उस रोबोट को वहां पर लोग ने सिटीजनशिप भी दे दी है। क्या दे दी है? नागरिकता। जैसे आप लोग का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, उसका भी बना हुआ है। ठीक है, तो इमेजिन करो फ्यूचर में क्या होने वाला है। समझ गए फ्यूचर? चलिए, तो ये फील्ड जो थी उसका नाम है रोबोटिक्स। क्या है? हाँ, तो अब कौन मुझे 5 चीज बताएगा जो हमने सीखी 1 घंटे में? सिर्फ नाम बताना है। आफ्ताब, बताओगे क्या पढ़ा? बोलो। नहीं, कोई और बताएगा? कोई बच्चियों में से? कौन? अरे भाई नहीं, लड़कों बताओ वरना इससे शादी कर दूंगा। बहुत मारेगी फिर वो। हाँ, हाँ, बोलो क्या 5 चीज बताई जी? बोलो बोलो बेटा, क्या नाम आपका? मोहम्मद सालिक। क्या पढ़ा पहला? ड्रोन टेक्नोलॉजी। दूसरा? ड्राइवरलेस कार। हाँ, तीसरा? 3D प्रिंटिंग। वेरी गुड। चौथा? रोबोटिक्स। पांचवा? AI। वेरी गुड। थोड़ा ताली वाली बजाओ भाई। ओके, कैसा लगा फ्यूचर देख के? अब बोलोगे सर इतना सब कुछ बता दिया, अब ये बता भी दो कैसा बनना है। ठीक है, थोड़ा सा एक फ्यूचर की और बात, या थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए। गूगल कंपनी का नाम सुना है आपने? करियर बताने वाला हूँ, 12th के बाद क्या करना है, 10th के बाद क्या करना है, ये सब बनने के लिए वो सब बताने वाला हूँ, ध्यान देना। पर गूगल कंपनी के CEO का नाम क्या है पता है आपको? हाँ, बहुत अच्छा नाम। खड़े हो जाओ प्लीज। हाँ, क्या नाम है? सुंदर पिचाई। वेरी गुड। जरा ताली बजाओ भाई। मेरे लिए मत बजाओ, उनके लिए बजाने का। ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेशन होता है। हाँ, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई की पगार कितनी होगी भाई? जरा सोच के कुछ बता सकते हो अंदाजन? पिछले साल सबको पगार मिलती है बराबर, अपने को भी 30 तारीख को पगार मिलती है। हाँ, कितनी पगार है? 1400 करोड़। थोड़ा सा मिस हो गए, और सोचो। क्लोज। कितनी पगार? मैंने एक जगह गया था सर, मैं बोला कि बच्चों को पूछा सुंदर पिचाई की पगार, सर 10-15 हजार कमाता होगा। 10-15 हजार? अच्छा, ओके। हाँ, कितनी हो सकती है सुंदर पिचाई की पगार? कितनी? अरे गेस तो करो। 100 करोड़। ओके, और कोई और? अरे बताओ भाई। 5 मिलियन, 10 मिलियन। अच्छा, 10 मिलियन मतलब कितना करोड़? 1 करोड़। ठीक है, 1 मिलियन 10 करोड़, 10 मिलियन 1 करोड़। हाँ, और? हाँ जी, 1.5 बिलियन। ओके, अब डॉलर रुपये में बताने का भाई, अपने को डॉलर समझ में आता नहीं। हाँ बोलो। गूगल किया क्या? बेटा मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। मैं देख रहा हूं, मैं देख सकता हूं तुम लोग क्या कर रहे हो। ओके ओके, तो चलिए, अभी उसने गूगल किया होगा। मेरा सवाल थोड़ा गूगल से भी अलग है। 2021 में उसको कितनी सैलरी मिली? 2021 में पूरा साल भर काम करने के 1 तारीख से लेके महीने की 30 तारीख तक काम करते हैं बराबर, हम भी पगार मिलती है। उसको मिले सिर्फ 28,000 करोड़। कितने? सॉरी, 2800 करोड़। 2800 करोड़, 2800 करोड़। ये 2021 में उसकी सैलरी डिस्क्लोज हुई थी। अभी तो उसकी और पगार बढ़ गई। अभी लेटेस्ट पगार जाननी है तो उनसे पहले मैं उसको बताया, पूछ लेना। ओके फाइन। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये पगार इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और चीज जो मैं इंपॉर्टेंस की तरफ जो आना चाहता था, सुंदर पिचाई को इतनी पगार मिल रही है, पर सुंदर पिचाई कहां से पढ़ के निकला? इंडिया से। कहां से पढ़ के निकला? आसमान से नहीं आया था वो, IIT खड़गपुर का था। IIT खड़गपुर मेटलर्जी इंजीनियरिंग करके गया है यहाँ से। बोलने का मकसद पगार नहीं है, बोलने का मकसद ये है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो ताकत है। अपन सोचते पता नहीं अपना क्या होगा। सुंदर पिचाई ने यही, आपने जो एजुकेशन लिया है वो ही एजुकेशन लेकर के 2800 करोड़ कमा सकता है साल का। तो हम 28 करोड़ नहीं कमा सकते? बोलो इंशाल्लाह। 28 करोड़ कितना?
28 करोड़ तो कमा ही सकते हैं ना, आसान है। क्या है, सुबह जाने का ऑफिस, शाम को आ जाने का, ठीक है। नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए कितने बज गए अब? 11 बजे तक मुझे टाइम दिया गया था, 20 मिनट और ले लेता हूँ, चलेगा सर? 11:10 तक चलिए। अगले 20 मिनट में अब तो ये सब बातें हो गई, बड़ी बड़ी बातें। क्या मुंबई में मैंने क्या था, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते, वो नहीं करना है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। आप में से कितने बच्चे आर्ट्स वाले हैं? आर्ट्स वाले खाली 2, 4, 5 बस। लड़के कोई आर्ट्स नहीं लेते? अच्छा 4 बच्चियां हैं, 5। कॉमर्स? अरे बाप रे बाप। अच्छा, और साइंस? अरे बाप रे, तभी मैं बोलूं इनको टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये जो माँ बाप जो हाथ उठाए ना, कल उनको मैं रोबोटिक्स से सवाल पूछूंगा। हाँ, साइंस वाले, ठीक है। तो चलिए मैं आपको तीनों फील्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। आर्ट्स के बारे में बताऊंगा, साइंस के बारे में बताऊंगा, कॉमर्स के साथ हम साइंस से करते हैं, ठीक है। किसे करेंगे स्टार्ट? साइंस में मेनली 3 करियर। साइंस वालों, कॉमर्स वालों, सब ध्यान से सुनो, आपको भी काम आएगा। अच्छा, कितने वाले 10th और 10th के नीचे कितने? कोई भी 10th का नहीं है? एक? अच्छा, है, गुड, वेरी गुड। मैं बोल रहा बाकी लोग क्या करते हैं? कुछ तो करते हो ना? हाँ, कुछ तो करने का, कुछ नहीं तो आराम करने का। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइंस में। साइंस में अगर आप डिवाइड करना चाहो तो आप 3 चीजें अब कर सकते हो 12th के बाद। किसके बाद? किसके बाद? हाँ, या तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, या तो आप मेडिकल कर सकते हो, या तो जनरल साइंस कर सकते हो। अगर इंजीनियरिंग की बात करूं तो सबसे अच्छी इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वो है आईआईटी, जो हमने बात की, राइट। उसके बाद आती है एनआईटीज। इन कॉलेजेस में मैं अपने सर को बात कर रहा, सुबह में हम बात कर रहे थे, अगर आप आईआईटी में इंजीनियर बन जाते हो तो आपको नौकरी ढूंढने जाने नहीं पड़ेगी। मैं आईआईटी में था, आई कैन वाउच फॉर इट। मैं इसका आपको बात बता सकता हूँ कि व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर, मैंने अपना एग्जाम पास भी नहीं हुआ था, मेरे पास नौकरी आ गई थी, कंपनीज आ गई थी। सर आप जब पास हो गए तो कहीं और नहीं जाना, ये लीजिए, ये पैसे है, ये पैकेज है। जैसे ही कॉलेज का आखिरी दिन खत्म होगा, अगले दिन से आप हमारे को ज्वाइन कर। मुझे नौकरी कहीं जाने की, मैं आज तक कभी नौकरी का इंटरव्यू नहीं दिया हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, अल्लाह को गवाह रख के बोल रहा हूँ। मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं। पहली कंपनी मिली थी कॉलेज में, वो लोग ने बोले ज्वाइन कर लो। आज तक 8 साल में, 8 साल से वही हूँ, ठीक है। अगर कहीं और जाना होगा तो मुझे इंटरव्यू देना पड़ेगा, पर अभी मुझे कहीं कंपनी स्विच करने का, चेंज करने का कोई इरादा नहीं है। वैसे ही मेरा बहुत ट्रैवल हो जाता है इसमें। पर यह होता है कि आईआईटी में नौकरी आपको ढूंढते हुए आती है, आप नौकरी को ढूंढते हुए जाते नहीं, ठीक है। तो इंजीनियरिंग हो गया। कितने तरह की इंजीनियरिंग है आप बता सकते हो मुझे? कौन बताएगा? हाँ बोलो, खड़ो हो जाओ, खड़ो हो जाओ, गुड। क्या नाम बेटा आपका? कौन सी स्कूल से? ओके, कितनी इंजीनियरिंग होती है? गुड, 6 बताइए। हाँ, रोबोटिक्स, ओके, वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन, हौसला अफजाई करो। हाँ, इंजीनियरिंग की बात करूं तो जैसे मैंने बताया, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, और पता नहीं कौन सी इंजीनियरिंग। टोटल अगर मैं बोलूं तो गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर 118 तरह की इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है। कितनी? तो बहुत सारी, अब उसमें हम डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। इंजीनियरिंग दूसरा। अच्छा, इंजीनियरिंग में जाना है, आईआईटी जाना है तो क्या करना पड़ेगा? आराम, यहां से घर जाके मस्त सो जाओ, नींद खुली तो आईआईटी, बराबर नहीं। क्या करना पड़ेगा? तो एक एग्जाम होता है 12th के बाद, एक एग्जाम होता है जिसका नाम होता है जेडब्ल्यू मेंस। उसके बाद एक एग्जाम होता है जिसका नाम होता है जेडब्ल्यू एडवांस। वो 2 एग्जाम क्वालिफाई करके, आपको डिटेल चाहिए तो आप मेरे साथ सेशन के बाद कनेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे सेशन तकरीबन 11:15 11:30 अगर खत्म हो जाए तो मैं यहीं रहूंगा 1 घंटे के लिए, ठीक है। अगर आपको किसी को सवाल कोई पूछने, मेरे पास आकर के आप सवाल पूछ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। मैं सबको नहीं बताता, ओवरऑल आइडिया मैंने दे दिया। मेडिकल करना है, डॉक्टर किस तरह का होते हैं भाई? कौन से डॉक्टर होते हैं? कौन बताएगा? मेडिकल में कौन कौन इंटरेस्टेड है? नीट किस किसको मालूम है? अरे बाप रे, खाली एक ही है? अरे है, हाथ उठ रहे, हाथ उठ रहे, ओके। डरते क्यों हो? अरे बहुत हाथ है, माशाल्लाह, बोलो माशाल्लाह।
अच्छा सब बच्चे ही डॉक्टर बनेंगे, बच्चे क्या बनेंगे, पेशेंट बनेंगे। हाँ हाँ, मेडिकल में कौन से डॉक्टर होते हैं? चलो मैं बताता हूं जी। वेरी गुड। ये सब तो आपने सब स्पेशलिटी बताई, फैंटास्टिक। एमबीबीएस, पीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएमएम, सॉरी बीआई, बैचलर इन यूनानी, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, बीडीएस मतलब दांत। अच्छा एक वो भी होते हैं वेटनरी डॉक्टर, क्या करते हैं वो लोग? कुत्ते को इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, कुत्ते को इंजेक्शन। मजाक नहीं कर रहा, हंसने की बात नहीं, मैंने ऐसे ऐसे डॉक्टर देखे, वेटनरी डॉक्टर, एक कुत्ते का एक दिन मुंबई में, अच्छा बड़े बड़े जो अभी अंबानी का कुत्ता होगा तो क्या जाएगा, कुत्ते के डॉक्टर के पास ही जाएगा। एक इंजेक्शन मारने का कुत्ते को 2 लाख रुपए, कुत्ते को इंजेक्शन मारने का कितना मिलता है उसको? हमारे यहाँ के बच्चे को बोले तो पत्थर जोर से फेंके। हाँ नहीं, तो 2 लाख रुपए एक इंजेक्शन मारने का कुत्ते को किसको मिलता है? वेटनरी डॉक्टर्स को मिलता है। बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, ऐसा नहीं कि कम पैसे कमाते हैं, बड़े बड़े सिटीज में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, ठीक है, फाइन, ओके। तो हमने कौन सी फील्ड के बारे में बात की अभी? मेडिकल। मेडिकल करने के लिए क्या लगेगा? नीट, ओके। उसके हिसाब से लास्ट अगर आप मैं बात करें तो जनरल साइंस जिसे हम बीएससी कहते हैं, बीएससी में बहुत सारे ऑप्शन है, बीएससी नॉर्मल, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी, अच्छा ये तो सब पुराने हैं, नए वाले बताता हूँ, नया सुनना चाहते हो ना? बीएससी नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो, अच्छा पता नहीं बायो, आप लोग ने पपैया खाया कभी? पहले पपैया आता था ना तो पूरा बीज से भरा हुआ आता था। कलिंगर, कलिंगर किसको वाटरमेलन कहते हैं? कलिंगर ही बोलते हैं, क्या कहते हैं? तरबूज, जी। पहले तरबूज जो आते थे ना वो बहुत बीज वाले आते थे, अब इतने बीज वाले क्यों? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब हमें फल में फल ज्यादा चाहिए और बीज। ग्रेप्स आपने खाए? क्या कहते हैं? हाँ अंगूर, बराबर, हिंदी में अंगूर। ग्रेप्स जो है आज से 50 साल पहले जो आते थे ना सब बीज वाले आते थे, आज सीडलेस ग्रेप्स आ रहे हैं। खाए सीडलेस ग्रेप्स? उसमें सीड नहीं होते, कैसा पॉसिबल हुआ? बायो, ये कौन करता है? ये सब टेक्नोलॉजी के बारे में सीखो। नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस चिप, जीपीएस चिप सुना है? इतनी सी चिप लगी होती मोबाइल में, जीपीएस चिप्स, ये सब नैनो टेक्नोलॉजी वाले बनाते हैं, ठीक है, बीएससी में, ठीक है। तो ये हो गया साइंस। क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, इंशाल्लाह अगर फिर किसी बार आए तो डिटेल में बताएंगे, पर जल्दी से चलते किसकी तरफ? आर्ट्स की तरफ। किसकी तरफ? कॉमर्स वालों थोड़ा सब्र रखो बाबा, ठीक है, वो भी बताऊंगा। आर्ट्स में बहुत सारी फील्ड है, एक बहुत अच्छी फील्ड मैं बताता हूँ आर्ट्स वालों। अच्छा ये आर्ट्स भी कर सकते हैं, कॉमर्स भी कर सकते हैं, साइंस भी कर सकते हैं, ऐसी फील्ड बता रहा हूँ। ये फील्ड है जिसका नाम है एडवोकेट बनना। क्या बनना? लॉयर, एलएलबी सुना है? एलएलबी आप बोलोगे सर वो कौन सी नई बात है, तो सबको मालूम है, बचपन से सुन रहे हैं। पर मैं आज आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ, ध्यान से, अभी थोड़ा सा मैं आपका ध्यान चाहता हूँ, अगले 10 मिनट मैं चाहता हूं कि ठीक है अगर आप लॉयर बनना चाहते हो, एडवोकेट बनना चाहते हो, बनो, पर उससे ज्यादा एक और बड़ी चीज बताता हूं, जज बनो। क्या बनो? जज सुना है? क्या होता है भाई? ऑर्डर। तो जज का काम, अब मैं आपको अब जज कैसा बनना सर? तो देखो लॉयर तो बनना पड़ेगा उसके लिए, अगर आपकी एक बहुत सिंपल से एग्जाम होता है, अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो अगर वो अपने एग्जाम क्लियर कर लिया आप जज बन सकते हो। जज का पावर क्या होता है पता है? अगर मैं जब यहाँ अंदर आया तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ मेरी इज्जत पे, कोई खड़ा हुआ? अभी मैं जाऊंगा होऊंगा तो आप लोग खड़े होगे, इज्जत दोगे, ठीक है, कई बार इज्जत दे दोगे, पर नहीं दिए तो भी चलेगा। अगर जज अपने कोर्ट में आ रहा है, आप खड़े नहीं हुए और उसको गुस्सा आ गया कि मैं आया और ये खड़ा नहीं, वो आपको 3 दिन की जेल भेज सकता है। मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, वो है ना कोई कोर्ट रूम में बैठा था, वहां जज जो साहब थे, अल्लाह बचाए ये सब चीजों से, पर आपने कभी देखा होगा तो वो अपना ऑर्डर दिख रहे थे, जो भी ऑर्डर लिख रहे थे, अचानक से मेरे दोस्त ना पीछे वाले बैठा था और व्हाट्सएप स्टेटस देख रहा था। व्हाट्सएप पे देखते हैं स्टेटस आता है, अच्छा, और कोई कोई स्टेटस में होती है जोर से आवाज, अचानक से किसका स्टेटस खुला, जोर से आवाज बजी, जज को ऑर्डर लिखते लिखते क्या हो गया? डिस्टर्ब हो।
उसने उसकी तरफ पुलिस वाले को बोला जाओ 3 दिन में जेल में डालो उसको। वो मोबाइल के स्टेटस की आवाज की वजह से बेचारा 3 दिन जेल में था। जी सही बात बता रहा हूँ। मेरे खुद एक रिलेटिव के साथ एक ऐसा हुआ था, वो ऐसे जज चल रहा था, जज किसी का जजमेंट दे रहे थे, ले रहे थे, इतने वो बोर हो गए सुनते, तो ऐसा करते करते न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। क्या करने लगे? जज ने देख लिया, जज ने बोला ये कानून की तौहीन है कि हम जजमेंट सुना रहे हैं और आप अपना कुछ का काम कर रहे हो, जाओ इनको 1 दिन की जेल करो। बेचारा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए 1 दिन जेल में। तो इज्जत किसकी है? कानून। जज साहब, मेरा ये सपना है, मेरा ये सपना है, अगर मैं आपको कहूं, मेरा ये सपना है कि मैं इंशाल्लाह अगर 5 साल के बाद वाकानेर में फिर से आऊं, जाबिर सर, मैं चाहता हूं हमारी बच्ची कोई हिजाब पहने हुए इस डिस्ट्रिक्ट की जज बने। बोलो इंशाल्लाह। बनेंगे इंशाल्लाह जी, ये सपना रखो। कोई भी हमारी कौम का कोई भी हो, वाकानेर का कोई भी हो, हम चाहते यहाँ के बच्चे वकील ठीक है बनना, बड़ा एम रखो, जज बनो, हाई कोर्ट का जज बनो, सुप्रीम कोर्ट का जज बनो। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो आर्ट से कर सकते हो। उसके अलावा आर्ट से बहुत अच्छी 2-3 देखो, जो सब बताते हैं वो मैं बताने वाला, सब बताएंगे कि भाई आर्ट से आप बीए कर सकते हो, एमए कर सकते हो, तो सबको मालूम है, मैं क्या बता के करूं, सबको मालूम है। पर कुछ नई नई फील्ड, इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट का नाम सुना है? क्या कहते हैं गुजराती में इकोनॉमिस्ट को? मुझे नहीं पता, क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। हमारे एक बहुत बढ़िया इकोनॉमिस्ट और प्राइम मिनिस्टर गुजरे, उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन, वो एक इकोनॉमिस्ट थे। अच्छा, अब इकोनॉमी अर्थशास्त्र वाले क्या करते हैं भाई? मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, चलो मैं बोलता हूं, वाकानेर में बहुत गरीबी है, ठीक है? कल वाकानेर में सुबह फजर की नमाज के बाद वो जो चौक है ना कोने पर, वहां पर सबको 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अच्छा चलो 1 लाख कम है, सबको 1-1 करोड़ मिलेंगे। ऐसा गवर्नमेंट पैसा बना करके सबको बांट देगी, सब पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में। आप बोलोगे सर कि इतनी गरीबी है, लोगों के पास पैसा कम है, क्या एक चीज कर सकते हैं क्या? पैसा लो, सब में बांट दो, प्रिंट करो, सब में बांट दो, फायदा होगा? क्यों? सब अमीर हो जाएंगे ना। तो उसका होगा क्या, नुकसान क्या होगा बताओ? कमोन, हाँ बोलो प्लीज, क्या नाम आपका बेटा? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, गुड। हाँ दोनों खड़े, दोनों अपना नाम बताओ, पहले आगे वाला फिर पीछे वाले। हाँ ओके, और बेटा आपका पीछे? ओके, क्या होगा पहले आप बताओ फिर आप बताना, ठीक है? सबको पैसे बांट दिए, हर आदमी को इंडिया में 1-1 करोड़ रुपए बांट दिए, हर आदमी करोड़पति। हाँ, तो इकोनॉमी हालत खराब हो जाएगी, कटेगी। ओके गुड, अब बैठ जाओ, अब आप बोलो। हाँ बहुत अच्छा, दोनों ने आंसर दिया, बैठ जाओ, वेरी गुड सर, ताली तो बजाओ भाई। सबको 1-1 करोड़ बांट दिए। क्या बांट दिए? एक खोका, अच्छा खोका बोलते इधर, हाँ एक खोका, चलो ठीक है। और 1 लाख को क्या बोलते हैं? सब मालूम है यार, ओके ठीक है। इसके लिए मेरा सरनेम क्या है? ठीक है, इसके लिए बोल रहा हूं। हाँ, तो सबको बांट दिया मैंने 1 करोड़ रुपए। अब आप बोलोगे सर इसका इम्पैक्ट क्या होगा? पता है, वाकानेर में एक भैंस है, ठीक है, 1 लीटर दूध देती है। अब सुबह सुबह सबके पास जेब में 1 करोड़ रुपए है, सबको पीनी है मस्त चाय, चाय में डालना है दूध, पर सबके हाथ में 1 करोड़ तो आ गए, पर भैंस ने तो दूध 1 ही लीटर दिया है। तो अब एक आदमी बोलेगा जो 100 रुपए का दूध लीटर मिलता था, एग्जाम्पल, अब सब वही रिसोर्स के लिए सब बोले नहीं मैं आज 10,000 दूंगा, इसका भी तो पैसा है ना। एक बोलेगा नहीं 10,000 नहीं, मेरे पास तो बहुत पैसा, मैं 1 लीटर दूध का 1 लाख रुपए दूंगा। सबको दूध चाहिए चाय में, तो इससे ये होगा कि चीजों के दाम। तो इकोनॉमिस्ट वो होता है जो कंट्रोल करता है। नोट छापने भी ऐसा नहीं कि नोट नहीं छापने, कितने छापने हैं, कब छापने हैं, किस किस को बांटने हैं, कितने अमाउंट में बांटने हैं, ऐसा सब एक दिन में सब छाप के दे दिया तो खत्म, सब पूरी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। पर कितने नोट्स खराब हो रहे हैं, रिप्लेस करने, ये सब डिसीजन कौन लेता है? इकोनॉमिस्ट, जिसका नाम है अर्थशास्त्री, ठीक है। तो ये 2 करियर मैंने कौन से आर्ट्स में बताया, एक है लॉयर, लॉयर को छोड़ो, जज, और दूसरा इकोनॉमिस्ट, ठीक है। लास्ट क्या बताने वाला था मैं? हाँ कॉमर्स, आप जाग रहे हो मतलब, ओके।
कॉमर्स में अब बोलोगे सर कौन से करियर सुने भाई? सीए, सीए का फुल फॉर्म, एक जगह मैंने पूछा, बोले सीए का फुल फॉर्म कंप्लीट आराम। ओके, क्या है भाई सीए का फुल फॉर्म? चार्टर अकाउंटेंट। क्या करता है चार्टर अकाउंटेंट? क्या करता है? हाँ? अच्छा, ऑडिट करता है। अरे बाप रे। ओके, मैंने बहुत सारे बच्चों को, अच्छा मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, क्या बनना है बेटा? चार्टर अकाउंटेंट। क्या होता है चार्टर अकाउंटेंट? मालूम नहीं पर बनना है। अच्छा, मालूम नहीं है पर बनना है, ठीक है। क्या, अच्छा कोई बताएगा? इतने सारे लोग बोले चार्टर अकाउंटेंट, कॉमर्स, कॉमर्स वालों क्या होता है चार्टर अकाउंटेंट? क्या होता है? अच्छा अभी मैं किसी को उठाऊंगा। हाँ जी बोलिए। फैंटास्टिक, एक और बार। अपने घर का हिसाब कौन करता है? हमारे अब्बा। अब्बा ही बोलते हैं ना, पप्पा। कौन करता है? पप्पा। घर में कितना पैसा लगना है, घर बनाना है, घर में नई कार लानी है, कौन हिसाब करेगा? पप्पा। अच्छा, कितना खर्चा हो गया, कितना बच सेविंग करनी है, सोना खरीदना है कि नहीं खरीदना है? सोना सुना है? वो वाला नहीं, वो पहनने वाला या जो भी है ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो ये कौन खरीदता है? ये फैसला कौन करता है? अब्बा। उसी तरह से एक कंपनी, हर कंपनी में एक अब्बा होता है, कंपनी में भी अब्बा होता है, उसका नाम होता है चार्टर अकाउंटेंट, सीए, पप्पा या जो भी बोलेंगे उसको, ठीक है। तो अभी घर पे आके ये नहीं बोलना मेरे को पप्पा बनना है, सीए बनना है बोलना। ओके, क्या बनना है? हाँ, सीए बनना है, मतलब कंपनी का पापा बनना है। कंपनी का पापा मतलब वो इंसान जो कंपनी के डिसीजंस लेता है, कंपनी के ऑडिट्स करता है, कितना खर्चा, कितना नुकसान, कितना फायदा, कितने इन्वेस्टमेंट, जीएसटी क्या भरना है। जीएसटी क्या होता है? क्या होता है जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक कंपनी की, अच्छा पर इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारे बच्चों को सिर्फ सीए पता है। अगर सीए का एग्जाम क्रैक नहीं होता है तो दूसरे एग्जाम की कोशिश नहीं करते। एक दूसरा एग्जाम होता है एसीसीए करके, ठीक है। उसके बारे में भी अगर आप चाहिए तो इन्फॉर्मेशन मेरे से ले सकते हैं बाद में। वो सीए जैसे ही कोर्स होता है, कंपैरेटिवली उसमें लोग जिसको ज्यादा पता नहीं है वो ज्यादा जाते नहीं है, पर वो सीए के इक्विवेलेंट ही होता है। देखो ऐसा कोर्स करो, एक बात बोलूं, अपने आप को भेड़ चाल में मत डालो। भेड़ चाल समझते हो? भेड़ को देखते हो सब एक साथ चलते हैं तो जहां जा रहे हैं। हाँ, मैंने भाई बहुत लोगों बच्चों से सुना है, सर क्या बनना है? मैं बोला बेटा क्या बनना है? सर इंजीनियर बनना है। क्यों बनना है? मेरा दोस्त भी बन रहा है ना इंजीनियर, तो मैं भी बनूंगा इंजीनियर। ठीक है सर, मैं पूछता हूँ बच्चे को क्या करना है? डॉक्टर बनना है। क्यों डॉक्टर बनना है? मेरे फूफा डॉक्टर है ना, इसके लिए मैं भी डॉक्टर बनूंगा। इसको बोलते क्या, कौन सी चाल? भेड़ चाल मत। ऐसा कोर्स ढूंढ के निकालो जो सब करने वाले नहीं, क्योंकि जब 5 साल के बाद आप वो यूनिक होगे। एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ सब हड्डी के डॉक्टर बन रहे हैं, एक कुत्ते का डॉक्टर बन गया, तो फ्यूचर में हड्डी खराब होगी या किसी की तो 100 डॉक्टर आ जाएंगे। पर किसी का कुत्ता खराब हुआ, अंबानी का कुत्ता खराब को बुखार हुआ, तो वो सीधा वाकानेर फोन करेगा, आओ जो, बराबर, आओ मेरे कुत्ते को इंजेक्शन लगा के जाओ। ऐसा प्रोफेशन चूज करो जिसमें आगे स्कोप भी हो और ज्यादा लोग ना हो। ये चीज समझो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है जी? तो चलिए, विद दैट आई कंप्लीट व्हाट एवर आई हैड टू से। मैंने टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया, मैंने करियर्स के बारे में बताया। आपको कुछ सवाल मुझसे पूछने हैं? अभी पूछ सकते हो, कुछ सवाल है आपके? अच्छा आपके कोई सवाल नहीं है, मतलब उसके 2 रीजन हो सकते हैं। या तो आपको सब कुछ समझा, या तो आपको कुछ नहीं समझा। ओके, कुछ सवाल है? पूछो। एक जगह ऐसे ही मैं गया था ठीक है, सेशन था जैसे एक जगह मैं गया था, मैंने बोला कि सवाल तो पूछना पड़ेगा। जब बच्चे को सवाल पूछते हो समझ में आता है कि उनको समझा के नहीं समझा। तो मैंने बोला सवाल पूछो, कोई सवाल ही नहीं पूछ रहा था। मैं इतना गुस्सा आ गया, ऐसे ही सेशन था हॉल में। मैंने उनको बोला कि अब सब दरवाजे बंद कर दो, जब तक तुम लोग सवाल नहीं पूछोगे मैं जाने देने वाला। सब बंद कर दो, जब तक सवाल नहीं, एक तो सवाल तो पूछना ही पड़ेगा। तो एक बच्चा खड़ा हो गया,
तो एक बच्चा खड़ा हो गया, सर हाँ, मैं बोला अरे वाह यही शेर है मेरा, ये सवाल पूछेगा। मैंने क्या बोला था, कम से कम एक सवाल तो पूछना पड़ेगा, वरना मैं बाहर जाने देने वाला। एक बच्चा खड़ा हुआ, मैं बोला सब पहले ताली बजाओ, सब लोगों ने ताली बजाई। वो बच्चा खड़ा हुआ, माइक वाइक उसके पास गया, बोला मेरे सर मेरा सवाल है कि ये सेशन कितने बजे खत्म होएगा। ठीक है, तो आज वैसा मेरे साथ होना नहीं चाहिए। ठीक है, आपको कोई सवाल है तो सवाल जवाब के जब सेशन होगा तो आप पूछ सकते हैं। आपको कैसा, अच्छा आपको सवाल है, पूछो पूछो। कौन से इंजीनियर? एआई इंजीनियर कैसे बने? ठीक है, एआई इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इंजीनियर होते हैं, नॉर्मली अगर आपको 12th के बाद उसके लिए कंप्यूटर साइंस लेना होगा, कई सारी कॉलेजेस कंप्यूटर साइंस के साथ साथ एआई इंजीनियर भी ऑफर करती है। उसमें अगर आपको, चलो मैं आज एक होमवर्क देके जाता हूँ, छुट्टी है ना, गर्मी की छुट्टी है ना? नहीं है? अरे रे सर, एक तो जले पे नमक छिड़क रहे, सब छुट्टी छुट्टी बोलते हैं और पढ़ाई तो हमें 10th की करनी है या 12th की करनी है, नीट की करनी है। ठीक है, ठीक है, तो चलो दिल में मान लो, दिल को अच्छा लगाने के लिए कौन सी छुट्टी चल रही है? गर्मी की छुट्टी चल। अगर जो लोग फ्री है ना, वो एक चीज सीखो, ये गर्मी में एक चीज सीखो जिसका नाम है पाइथन। क्या? सांप? क्या है पाइथन? हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड। मैं चाहता हूं जो बच्चे टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं ना, वो ये सीखे पाइथन। पाइथन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी भाषा क्या है? गुजराती। मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, हमारी भाषा क्या है? मराठी। कोई इंग्लिश में बात, कंप्यूटर को ना गुजराती समझ में आती है ना मराठी समझ में आती है, उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस समझ में आती है, जिसमें से एक लैंग्वेज का नाम है पाइथन। इंस्टाग्राम चलाया है? हाँ, इंस्टाग्राम के पीछे की जो कोडिंग है ना, वो पाइथन की है। गूगल ड्राइव यूज किया है, टिकटॉक यूज किया, पहले टिकटॉक आता था। हाँ, टिकटॉक के पीछे क्या है? हर एक गेम खेलना तो बहुत आसान है, पर गेम को डिजाइन करना, उसके पीछे वो बनता कैसा है? गेम खेलना तो सबको आता है, गेम डिजाइन करना सबको आता। वो सीखना चाहते हो तो यू कैन लर्न पाइथन। तो ठीक है, पाइथन कैन बी अ वेरी गुड कोर्स टू लर्न इन वेकेशंस। ओके फाइन, विद दैट थैंक यू सो मच। आपने मुझे 1 घंटा सुना, गर्मी में भी सुना, पसीने भी आ रहे थे तो भी सुना। जी प्लीज, क्वेश्चन है आपका? आप आफ्टर 10th डिप्लोमा कोर्स इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग ना? हाँ, तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो डिप्लोमा इज कंसिडर्ड एज अ गुड चॉइस, अगर आप श्योर हो कि आप इंजीनियरिंग करना है। बहुत सारे बच्चे 10th के बाद सर पता नहीं मेडिकल करूंगा कि इंजीनियरिंग करूंगा, तो उस केस में 11-12 कर लो, डिप्लोमा मत करो। पर आपको डिप्लोमा कर इंजीनियरिंग में श्योर हो तो यू कैन गो फॉर अ डिप्लोमा। शॉर्ट टर्म 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होता है। अगर आप वैसे डिप्लोमा की बात करें तो वो ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन ऐसे होते हैं कि आप अगर मैं कहूँ, टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, 2 साल के कोर्सेज, एसी मैकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, ये सब भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। ये डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, ये इसको वोकेशनल कोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वोकेशनल कोर्सेज। ये सब भी आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो आपने मुझे 1 घंटा सा, इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर के सेशन में मैं क्वेश्चंस को आंसर करूंगा, बट मजा आया? 1 घंटे में कुछ नया सीखा? उम्मीद करता हूं कि आप लोग इंशाल्लाह वाकानेर का नाम रोशन करोगे, हमारी कौम का भी नाम रोशन करोगे और हिंदुस्तान का भी नाम रोशन करोगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। મિત્રો, કિસ્વા ગ્રુપ વાંકાનેર આયોજિત આ સેમિનારમાં ઘણી બધી માહિતી છે એ સરની પાસેથી આપણે પ્રાપ્ત કરી છે. હવે 10 મિનિટ જેવો આપણો કાર્યક્રમ છે, પછી દરેક મહેમાનો વિદ્યાર્થીઓ માટે ઠંડાની વ્યવસ્થા છે, એટલે 10 મિનિટ આવી જ શાંતિ બનાવી રાખવા વિનંતી છે. મિત્રો, કિસ્વા ગ્રુપ વાંકાનેર છે એ વાંકાનેર અને એની આજુબાજુના વિસ્તારમાં ખૂબ સારું એવું કામ કરી રહ્યું છે. એની માત્ર માહિતી માટે આપની સમક્ષ થોડી વિગત રજૂ કરું છું કે મેડિકલ સેવાઓ 35 જેવા ગામોમાં આપી રહ્યું છે. બિપોરજોય વાવાઝોડામાં પણ આ ટીમ દ્વારા, આ ગ્રુપ દ્વારા ખૂબ સારી એવી શાહીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી હતી. ત્યાર પછી પેલેસ્ટાઇનમાં જે કાંઈ સ્થિતિ બની હતી એમાં મુંબઈ ગોસિયા એકેડેમિકની સાથે રહી અને 2021માં પણ સેવા પહોંચાડી હતી. અત્યારે ગાઝામાં જે સ્થિતિ છે
એમાં આશરે 1,25,00,000 જેવું દાન છે એ આ ટીમ દ્વારા વાંકાનેરમાં એકત્રિત કરી અને ત્યાં જરૂરિયાતમંદ વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચાડવાનું કામ હાથ ધરેલું છે. કારકિર્દી માર્ગદર્શનના દર વર્ષે સેમિનારો આયોજિત કરી રહ્યા છે. ગર્લ્સ અને બોયઝ માટે વાંચન છે એક પાયાનો વિષય છે. મિત્રો, સાહેબે જે વાત કરી છે એમાં વાંકાનેર માટે આપણે થોડુંક દુઃખ સાથે કહેવું જોઈએ કે આપણો વિદ્યાર્થી છે એ માત્ર અભ્યાસના જ પુસ્તકો વાંચે છે. આપણા માટે કોઈ એવી વ્યવસ્થા નહોતી કે જે આપણે એક્સ્ટ્રા અને સાઈડના જરૂરી પુસ્તકો મળે. કિસ્વા ગ્રુપે બહુ ઊંડાણપૂર્વક વિચાર કર્યો અને એક વિશાળ લાઇબ્રેરી આપણી સમક્ષ મૂકી છે. પણ બહુ દુઃખ સાથે કહેવું જોઈએ કે લાઇબ્રેરીનો ઉપયોગ આપણા વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ ઓછી સંખ્યામાં કરે છે. એટલે અહીંયા બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓને એક માન સાથે વિનંતી છે કે એકવાર લાઇબ્રેરીની મુલાકાત લો અને અભ્યાસની સંલગ્ન જે પુસ્તકો છે, અભ્યાસની સાથે સપોર્ટર પુસ્તકો છે એ ત્યાં ઉપલબ્ધ છે અને એનું વાંચન વધારવા આપને અહીંથી રજૂઆત કરવામાં આવે છે. મિત્રો, તો આ રીતે ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ છે એ કિસ્વા ગ્રુપ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી છે. અત્યારે હાલ છે એક પુસ્તક આ ગ્રુપ દ્વારા તૈયાર કર્યું છે. પુસ્તકનું નામ છે ઇસ્લામનો ઉજ્જવળ ઇતિહાસ. એ પુસ્તકનો પરિચય છે એ આપની સમક્ષ મુદેસર સાહેબ રજૂ કરશે. પુસ્તકનું નામ છે ઇસ્લામનો ઉજ્જવળ ઇતિહાસ. અસ્સલામુ અલૈકુમ. હું ભાષણ દેવાના મૂડમાં નથી ને તમે સાંભળવાના મૂડમાં નથી. સાહેબની છેલ્લી વાત મને યાદ છે. છેલ્લો પ્રશ્ન શું હતો? પણ એક વાત બાકી છે, અક્સર કિતાબોं में झुके हुए सर किसी और के सामने झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. હમણાં સાહેબે ઘણી બધી વાત કરી એન્જિનિયરિંગની બધી બ્રાન્ચોની, આઈઆઈટીની. પણ આઈઆઈટીની કોઈ એક્ઝામમાં આપણે પાસ થઈને આઈઆઈટીમાં એડમિશન મેળવવું હોય તો ગઈકાલે જ એવા જ એક પ્રોફેસર જે આઈઆઈટીના પેપર સેટ કરે છે, અથવા તો એમ કહી શકાય કે જેડબલઈ એડવાન્સના પેપર સેટ કરે, એમનો એક સરસ મજાનો ઇન્ટરવ્યુ હતો અને એમાં એમને એક બહુ મસ્ત વાત કીધી કે આ એઆઈના જમાનામાં એઆઈ આપણું શું કરી શકે? તો એમને સરસ મજાનો જવાબ દીધો, કાંઈ ના કરી શકે. તો સામે રિપોર્ટર વિચારમાં પડી ગયા, બધી માહિતી આપે અને તમે એવી વાત કરો કાંઈ ના કરી શકે. ત્યારે એને જવાબમાં કીધું એક પેપર સેટ કરી દો, એઆઈને કયો જવાબ નહીં આપી શકે. એટલે એ કક્ષાના પ્રોફેસર તમારા પેપર સેટ કરવાના છે. તો તમે માત્ર એઆઈની સાથે રહીને કાંઈ નહીં કરી શકો, તમને પુસ્તકની સાથે રહેવું પડશે અને તમારા શિક્ષકોનો પણ સાથ જરૂરી છે. અને ખાસ કરીને આપણે ઇસ્લામના ઉજ્જવળ ઇતિહાસની વાત કરીએ તો શરૂઆતના સ્ટેજમાં અને અત્યારે બે વચ્ચે એક સિમ્પલ ફરક છે. ઇસ્લામના જે ફ્રન્ટ જે વાત કરીએ કે આપણે વહેલાના સમયમાં ઇસ્લામની જે ઊંચાઈઓ ઉપર હતો ત્યારે ઇસ્લામના જેટલા પણ વ્યક્તિઓ હતા એ નિર્માણ કરતા હતા. નિર્માણ કરતા મતલબ ઇન્વેન્ટર હતા. અને અત્યારે આપણે ઇસ્લામના માનવાવાળા શૈક્ષણિક રીતે થોડા ડાઉન થયા, એનું રીઝન આપણે વપરાશ કરતા છીએ. બરાબર, આપણે ઇન્વેન્ટર નથી, આપણે યુઝર્સ છીએ, વપરાશ કરતા છીએ. તો ખાસ કરીને આ બુકનો બહુ જ મહત્વનો હેતુ એ છે. આ બુકનું નામ છે ઇસ્લામનો ઉજ્જવળ ઇતિહાસ અને 21મી સદીના મુસલમાનોની પરિસ્થિતિ અને તેનો ઉકેલ. ખાસ કરીને 5-6 વ્યક્તિઓ અને બીજા 3-4 પ્રૂફ રીડર્સ, આ બધાએ સાથે મળીને માત્ર 42 પેજમાં, તમે એવી ઈચ્છા રાખો ને તો આ એક અત્યારે બુક લઈ જાઓ ને, સાંજે વાંચવા બેસો ને તો 2 કલાકમાં બુક પૂરી થઈ જાય. એટલી શોર્ટ બુક બનાવી છે. પણ એની અંદર જે માહિતી છે એ લગભગ ટોટલ એમ કહી શકાય કે ઇસ્લામનો આખો સાર્વત્રિક ઇતિહાસ લઈ લીધો છે. તો ખાસ કરીને એની અંદર મહત્વના ટોપિકની હું વાત કરું તો હાલના સમયમાં મુસ્લિમોની હાલત, કુરાન અને સાયન્સ, પૈગંબરે ઇસ્લામ અને સાયન્સ, અને 21મી સદીમાં આપણે શું કરી શકીએ. બરાબર, આવા બધા મહત્વના ઉદ્દેશ્યો એની અંદર સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. તો આ બુકનું આજે આપણે વિમોચન પણ કરવા જઈ રહ્યા છે. તો ખાસ મારો આગ્રહ છે કે આ બુકને આપણે કમસે કમ એકવાર વાંચીએ. 42 પાના વાંચવા બહુ મોટી વાત નથી. માત્ર 1.5 અવરનો સમય હોય તો તમે વાંચી જાઓ. અને અત્યારે વેકેશનનો સમયગાળો હાલી રહ્યો છે અને સાહેબે વાત કરી ટેકનોલોજીની. એટલે હું ટેકનોલોજીનો વિરોધ નથી કરતો. વાલીઓને ખાસ અનુરોધ કરું કે તમારા બાળકો માટે એક રૂલ્સ બનાવો. તમે મોબાઈલની ના ન પાડો, પણ એક રૂલ્સ બનાવો, જેટલી વાર મોબાઈલ એટલી વાર પુસ્તક. બરાબર, તમે એને 1 કલાક મોબાઈલ આપો, 1 કલાક એને પુસ્તક વચાવો. બરાબર, એટલે ટેકનોલોજી સાથે કનેક્ટેડ રહેશે અને જ્ઞાનથી પણ માહિતગાર રહેશે. અને લાસ્ટમાં આપણી લાઇબ્રેરી અત્યારે અંજની પ્લાઝા
ચંદ્રપુર પાસે હાઈવે ઉપર કાર્યરત છે, જ્યાં એસી સુવિધા સાથે બરાબર ટેબલ ખુરશી અને ઘણા બધા પુસ્તકોનો વિશાળ સમૂહ ધરાવતી લાઇબ્રેરી ચાલી રહી છે. વધુ ન કહેતા હું મારી વારણીને વિરામ આપું છું. થેન્ક યુ. આભાર સાહેબ. મિત્રો, સરે જે પુસ્તકની વાત આપણને કરી, ઇસ્લામનો ઉજ્જવળ ઇતિહાસ, એ પુસ્તકનું હાલ આપણે અહીં વિમોચન કરીશું. સ્ટેજ પર આપણા મુખ્ય મહેમાનની સાથે જોડાવા માટે હું નામ બોલું છું, એ આપણા વડીલો મહેમાનો છે એ જોડાશે. ઇસ્માઇલ સર એન્જિનિયર સાહેબ, ડૉક્ટર અંજુમ સર, સૈયદ બાપુ, સૈયદ મોહમ્મદ બાપુ, મૌલાના જૈનુલ સાહેબ, મુસ્તાક સર વિદ્યા અને ઇરફાન સર મોર્ડન. આટલા મહેમાનો જો આપણી વચ્ચે હોય તો અહીંયા સ્ટેજ પર પુસ્તક વિમોચનમાં સાહેબની સાથે જોડાવા વિનંતી છે. સલમાન સાહેબને પણ ફરીથી હું નામ રિપીટ કરું છું. ઇસ્માઇલ સર એન્જિનિયર, ડૉક્ટર અંજુમ સર, સૈયદ મોહમ્મદ બાપુ, મૌલાના જૈનુલ સાહેબ, મુસ્તાક સર વિદ્યા સંકુલ અને ઇરફાન સર મોર્ડન. મિત્રો, આપણે એક પુસ્તક છે એ શોર્ટમાં ઘણી બધી માહિતી એમાં રજૂ થઈ છે. રાઉન્ડ શેપમાં મહેમાનોને રહી પુસ્તક રાખવા વિનંતી છે. મિત્રો, આપણા સૌનું ગૌરવ છે કે એક આ ટીમ આપણને સરસ મજાના પુસ્તક સ્વરૂપે જ્ઞાન પીરસી રહી છે. આપણો ઇતિહાસ છે એ આપણને યાદ દેવડાવી રહી છે. આભાર સાહેબ. હાજીભાઈ નામ છે, ડૉક્ટર અંજુમ સેરસિયા સાહેબ છે અને સૈયદ મોહમ્મદ બાપુ છે. ક્રમશઃ આ ચારેય વ્યક્તિઓનું આપણે પુસ્તક અને શાલ દ્વારા સન્માન આપી રહ્યા છીએ. બીજું નામ છે ડૉક્ટર ઇન્તેકાબ સાહેબ દેકાવાડિયા સાહેબ. જો હાજર હોય તો એ આવશે, ન હોય તો અલી સાહેબ માથકિયા એના વતી સન્માન સ્વીકારશે અને અલી સર ચારોલિયા એમને સન્માન આપશે. મિત્રો, ફરીથી આપણે કહી રહ્યા છીએ કે આ મિત્રોએ ખૂબ સારી એવી મહેનત કરી અને આપની સમક્ષ એક સારું એવું પુસ્તક છે એ રજૂ કર્યું છે. ડૉક્ટર દેકાવાડિયા સાહેબની જગ્યાએ અલી સાહેબ એમનું સન્માન સ્વીકારી રહ્યા છે. કાસમભાઈ સુમરા સાહેબ હોય તો સ્ટેજની નજીક આવવા વિનંતી છે. કાસમભાઈ સુમરા સાહેબ. ડૉક્ટર અંજુમ સેરસિયા સાહેબ ને સન્માન આપશે કાસમ સર સુમરા. આ પુસ્તક વિમોચનમાં ડૉક્ટર અંજુમ સાહેબનો ફાળો પણ ખૂબ અગત્યનો રહ્યો છે. કાસમ સાહેબ સુમરા તાલુકા શાળા મૈકાના ગણિત વિજ્ઞાનના શિક્ષક છે સાહેબ. આભાર. સૈયદ મોહમ્મદ બાપુ ને સન્માન આપવા માટે હાફિજ રિયાદ સાહેબ ગોસે સમદાની આવશે. આ પુસ્તકની તૈયારી માટે સૈયદ મોહમ્મદ બાપુએ પણ ઇસ્લામિક ઇતિહાસમાં શું કરી શકાય એની ખૂબ સારી વાતો છે એ પુસ્તક વખતે આપણી સમક્ષ રજૂ કરી છે. મિત્રો, કોઈ કામ કરવા માટે એક વ્યક્તિ નિમિત્ત હોય છે, પણ એ કામને સપોર્ટ આપવા માટે ઘણા બધા વ્યક્તિઓનો સહકારની જરૂર પડતી હોય છે. ત્યારે વાંકાનેરના કિસ્વા ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત થયેલા દરેક કામમાં શિક્ષિતો, યુવાનો, વડીલો દરેકનો સહકાર છે એ ક્રમશઃ આપણને ખૂબ સારો એવો રહ્યો છે. આભાર દરેક મહેમાનોનો. મિત્રો, હવે જો કોઈ વિદ્યાર્થીઓને પ્લીઝ મિત્રો અવાજ નહીં કરીએ, પ્લીઝ 5 મિનિટ એક શાંતિ. વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્લીઝ બેસી રહેશું ભાઈ. કાર્યક્રમ પૂરો જ થઈ ગયો છે. ખાલી એક આભાર વિધિ અને 5 મિનિટનું એક આજના કાર્યક્રમમાં જેટલું આપણે સાહેબ પાસેથી શીખવું તો આપણા માહોલ મુજબ એમનું શું અમલીકરણ થઈ શકે એના માટેની 2 મિનિટ વાત કરવી હતી. હવે આપણે તમે અત્યારે 10th ના 12th ના રિઝલ્ટ આવ્યા આપણા બહુ સરસ રિઝલ્ટ છે બધાના તમે જોવો તો,
પણ એને અનુરૂપ આપણે સાહેબે જેટલી ટેકનોલોજીની વાત કરી એને જવા માટે એની જે સંસ્થા છે ને એના વિશે આપણે થોડોક ઓછો ખ્યાલ છે. બહારની સંસ્થા જેમ કે અત્યારે સાહેબે આઈઆઈટીની વાત કરી તો આપણામાં એક છે છોકરો કે જે આઈઆઈટીમાંથી થયેલો હોય, બાકી રેર કેસ છે. એમ કહેવાનો મતલબ એ છે કે આઈઆઈટી કે અને મેડિકલમાં ટૂંકમાં નીટ છે. નીટમાં આપણે અત્યારે એકદમ સારું છે, બધાની આપણી બહુ સારા માર્ક્સ છે નીટમાં, અને મેડિકલ ફિલ્ડની નીટ સુપ્રીમ એક્ઝામ છે. એટલે એની અંદરથી એડમિશન જેટલા લે છે એ સારી જગ્યાએ લે છે અને સારા ડૉક્ટર બને છે. એમાં કોઈ આપણે પાછળ હોય એવું નથી. પણ તેમ છતાં એમ્સમાં થોડા એડમિશન ઓછા છે, એ માર્ક્સ વધુ આવશે એટલે મળશે, એના સિવાય કોઈ બીજો કોઈ વિકલ્પ છે નહીં. એટલે એમ્સ માટે આપણે થોડોક એમ કરીએ આપણા છોકરાઓ એમ બરાબર છે. પણ આ એ ગ્રુપ માટે જે આઈઆઈટી અને બીએસસી સારી જગ્યાએથી થઈ શકે એના માટે સાહેબે આપણને આટલું બધું દુનિયાના દર્શન કરાવ્યા કે આટલી જગ્યાએ આવી રીતનું ચાલે છે. તો હા, એટલે એના માટે જ આપણે એટલે ટૂંકમાં આપ JEE ની અંદર આપણો અત્યારે કોઈ પણ ઇન્વોલ્વમેન્ટ નથી આ આપણા લેવલે, કે જેટલા 12th ની અંદર સારામાં સારા માર્ક્સ લે છે બોર્ડમાં આવે છે. બોર્ડની સિવાય JEE તરફ કોઈએ રૂખ કર્યો નથી. પેલા મારા ટાઈમમાં 2012માં જ્યારે 12 પૂરું થયું ત્યારે JEE, AI, અને એવી 3-4 એક્ઝામ આવતી અલગ અલગ, અને એ JEE નો આવતી. JEE ના બદલે ખાલી આઈઆઈટી સિંગલ લેતા. પછી હવે એને JEE મેઇન્સ કરી, એડવાન્સ કરી. હાલના સ્ટેજે આપણે જૂનું ભૂલી જાઓ, પણ હાલના સ્ટેજે JEE ની 2 એક્ઝામ છે એમાં આપણે થોડું ફોકસ વધારીએ. આવી એમાં શું છે કે જો આપણને આ બધું ખ્યાલ નહોતો એનું કારણ શું છે કે આપણે એવી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ગયા નથી. સાહેબને જેટલો બધો ખ્યાલ છે ને એ બધો ઇન્સ્ટિટ્યૂટના કારણે ખ્યાલ આવ્યો છે. કારણ કે એવી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાંથી રહ્યા છે. મને જેટલો અત્યારે થોડોક ખ્યાલ છે એ હું બહાર રહ્યો એટલે ખબર છે, બાકી પેલા અહીંયા હોય તો આપણને કાંઈ ના ખબર હોય એમ. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે તમે આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જાશો તો જ તમારું લેવલ વધશે, બાકી તમે અહીંયા 100માંથી 110 વાર લઈ આવો તોય કાંઈ મતલબ નથી. એવું છે. આગળ જઈને તમારે સ્કિલ બેઝડ એજ્યુકેશન લેવું હોય તો ફરજિયાત સારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જવું જ પડશે. આ ઇન્ડિયાની ઇન્સ્ટિટ્યૂટની વાત છે. પછી તમે આપણી પાસે કેપેસિટી હોય ને આપણે કેપેબલ હોય તો સારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં, ટૂંકમાં બહારની ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં પણ જઈએ. MITની સાહેબે એક વાત કરી હતી રેફરન્સમાં આવ્યું હતું વિડીયોમાં. MIT એટલે મેસેસિવ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી છે બહારની, સારામાં સારું ટેકનોલોજી માટે બહુ મોટું સેન્ટર છે. પણ એના પહેલા આપણે એક આઈઆઈટીનું સેન્ટર ટૂંકમાં અપનાવવું પડે અહીંનું, આપણું ઇન્ડિયાનું. અને ઇન્ડિયન એજ્યુકેશન માટે સૌથી બેસ્ટ વસ્તુ છે કે જે લોકો ટેકનિકલ કેડરમાં જવા માંગે છે. બી ગ્રુપ વાળા માટે નીટ ને ડોક્ટરેટ થઈ જાય છે, એમાં કોઈ પ્રશ્ન નથી. એમાં આપણે માસ્ટરે ઘણા બધા છે અને આપણું ફ્યુચર સારું છે એમ આજના લેવલે. એટલે આની અંદર કહેવાનો મતલબ 12 કે 11-12 તમે જ્યારે કરતા હોય ત્યારે પહેલેથી 10th પછીથી તમે થોડી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની, કોમ્પિટિટિવનો મતલબ હું સરકારી નથી કહેતો, એ ભૂલી જાજો, સરકારીની વાત નથી કરતો હું. આ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ છે. જો 12માં કેવું છે કે 11-12 ની અંદર માનો કે આ 5 લાખ છોકરા બેઠા, તો 5 લાખમાંથી બધાને જો સારા માર્ક આવે ને તો બધાય પાસ થઈ જાય. એટલે એને કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ ન કહેવાય, એ ખાલી એક નોલેજ ટેસ્ટની એક્ઝામ છે. કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ કેને કહેવાય કે 5 લાખ બેઠા હોય ને લેવાના લાખ જ છે તો એ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ કહેવાય. એવું ખાલી સરકારીમાં નથી થતું, આમાંય થાય છે. આઈઆઈટીની 23 કોલેજ છે, 23ની 60 સીટ ગણી લ્યો તમે, 6 દુ 12, 120, 1200 સીટ થઈ. તો ખાલી એક ફિલ્ડની વાત કરું છું તો 1200 સીટ માટે તમે કમ્પીટ કરો છો. માનો કે તમારે સિવિલમાં લેવાનું છે તો સિવિલની 1200 સીટ માટે 5 લાખ માણસો એપ્લાય કરે છે, એમાંથી 1200 જ લેવાના છે. તો એ ભણવાની કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ થઈ. હું તો કહું છું એ સારામાં સારી ઓના કરતા. એટલે આપણે પાછળથી અત્યારે બેચલર છે એ લોકો તૈયારી કોમ્પિટિટિવ એટલે આપણે સરકારી કરવા માંગે છે એ તો છે જ, પણ હું કહેવા એમ માંગુ છું કે એજ્યુકેશન લેતી વખતે 10 કે 12 પછી તમે આ ફિલ્ડમાં જાઓ, એમ તમે હોશિયાર છો તો તમારું નોલેજ એક આવી એક્ઝામ જે છે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ 8મા લેવલ 5મા ધોરણથી આવી ચાલુ થઈ જાય છે. 5મામાં નવોદય છે, 9-10માં કેવીઆઈપી કરીને એક્ઝામ છે, પછી 11-12માં 11-12 પછી આઈઆઈટી છે. આ રીતની એક્ઝામમાં પાર્ટિસિપેટ કરો પછી ખ્યાલ આવશે આપણને કે આમાં આપણે પહોંચી શકશું કે નહીં પહોંચી શકીએ, તો ખ્યાલ આવે એમ. એટલે આ પ્રકારનું થોડુંક પાર્ટિસિપેશન રાખજો. તો આપણે આ સાહેબે જે પાથ આપણને આપ્યો કે આ રીતના ટેકનોલોજીમાં જાઓ, એના જવા માટે ફરજિયાત આ વસ્તુ તો જરૂરી જ છે. આના વગર એ જગ્યાએ પહોંચી જ ન શકો. તમે સોફ્ટવેર એન્જિનિયરિંગ રાજકોટથી કરો તો તમે આ લેવલે પહોંચવા માટે તમારે બીજા 10 વર્ષ આપવા પડે કામના. પણ એ જ વસ્તુ તમે આઈઆઈટી બોમ્બે, આઈઆઈટી મદ્રાસ કે બીજા કોઈ એક સ્ટેશનથી કરતા હોય તો તમે
સીધા 4 વર્ષ પછી ઈ લેવલથી ઊંચા લેવલે પહોંચેલા હોય ઓલરેડી, પછી તમે બીજાને પહોંચાડી શકો એમ. એટલે થોડુંક કામમાં સ્પીડ આવશે અને ટૂંકા જીવનમાં સારી વસ્તુ થઈ શકે જો આ પ્રોગ્રામથી તમે જાઓ તો. બાકી એન્જિનિયરિંગ તો થઈ શકે એમ. અને બીજું એક મારો ઓબ્ઝર્વેશન મુજબ એવું કહેવું હતું કે આપણું જેટલું જે કામ કરીએ છીએ, માનો કે સાહેબે પ્લાનિંગની વાત કરી તો આપણે અત્યારે પ્લાનિંગ કરતા હોઈએ કે કન્સ્ટ્રક્શનનું ગમે તો પ્લાનિંગમાં છે કે બીજા જે લોકો કામ કરતા હોય એ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીથી પ્લીઝ એક અવગત રહેવું બહુ જરૂરી છે હાલનું, બહુ જરૂરી. કારણ કે એમાં એવું છે કે જ્યાં સુધી આપણે અત્યારે અવગત નહીં થઈ શકીએ ને તો એમાં આપણને આવડતાય વાર લાગે નવી, કારણ કે તમે શીખાતો છો નહીં, હવે તમે વર્ક તરીકે શીખો છો. એટલે એ સાથે સાથે અત્યારે ટૂંકમાં બહારના માણસો કેવું બધાને પીરસે છે એ વસ્તુ જરૂરી છે એમ. એ બહારની પીરસ ટૂંકમાં અત્યારે માર્કેટમાં કેવો માહોલ ચાલે છે એ ફરજિયાત જોવો જરૂરી છે. આપણે જે વેચાણ કરતા હોય, માનો કે નટબોલ વેચતા હોય તો નટબોલમાં સારામાં સારી ક્વોલિટી ક્યાં મળે છે, કેવી મળે છે, કેમ મળે છે, એ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ એમ, કે જેનાથી આપણે આપણું રિપ્રેઝન્ટેશન સારું કરી શકીએ ગમે એમાં. બાકી તો કંઈ કહેવાનું રહેતું નથી. સલમાન સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણે જાબીર સાહેબે આમાં ખૂબ મહેનત કરી છે સલમાન સાહેબને લાવવામાં. એમનો પણ હું દિલથી શુક્ર માનું છું. એમનો મને વાત થઈ હતી કે વેકેશન છે, આપણે કંઈક કરવું પડશે. મેં કીધું વાંધો નહીં, વાત કરીએ. એટલે મેં સાહેબની 2-3 વાર અપોઇન્ટમેન્ટ લેવાની વાત કરી. સાહેબે બહુ શોર્ટ નોટિસમાં આપણને રિપ્લાય આપ્યો. એમને વાત કરી, અમે સાહેબ સાથે વાત કરી કે કેવી રીતનું કરશું. સાહેબને આપણા સમાજના માહોલ વિશે સમજાવ્યું. સાહેબે બહુ સારી રીતે આપણને સમજાવ્યું કઈ કઈ જગ્યાએ જઈ શકાય. એમનો બહુ મોટું કામ છે. પોતે SDI ઉમ્મીદમાં યુટ્યુબ ચેનલ ચલાવે છે. એમના વિડીયોઝ છે, તમે જોઈ શકો છો. સલમાન પેટીવાલાના નામથી મળશે તમને, આપણે રેફરન્સમાં પણ આપશું. એટલે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એમની ફ્લાઇટ રદ થઈ ગઈ હતી. આપણે ફ્લાઇટમાં કીધું હતું બોમ્બેથી રાજકોટ આવવાનું, પણ આ માહોલના કારણે રાજકોટ એરપોર્ટ અત્યારે સરેન્ડર કરી દીધું છે આર્મીને. એટલે એના માટે એમને ફ્લાઇટના બદલે ટ્રેનમાં આવી પડી. આપણા માટે ટૂંકમાં એમને આટલી જહેમત ઉઠાવી એના બદલે આપણો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર. અને સાહેબ અમને અમારા તરફથી તમને એવી બધાને દિલથી દુઆ કે તમે સારામાં સારી આનાથી પણ ઉપર જગ્યાએ પહોંચીને અમને આ રીતે કોમની ખિદમત કરતા રહ્યો એવી ખૂબ ખૂબ અમારી આશા સાહેબ. ખાસ કરીને અમને પણ આશા નહોતી એ મુજબ વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાલી મિત્રો, તમામ સ્કૂલના સંચાલકો, શિક્ષક મિત્રો, વડીલો, હાજીઓ તથા સાહેબો આટલી સંખ્યામાં અમારા પ્રોગ્રામમાં આવ્યા એ બદલ ખૂબ 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 આભાર. આ જ રીતે સમર્થન મળતું રહેશે તો ભવિષ્યમાં ઇન્શાલ્લાહ આનાથી સારા પ્રોગ્રામો આપણે રજૂ કરીશું. આ કબીર પાર્ટી પ્લોટમાં આપણને ફ્રી ઓફ કોસ્ટ સેવા માટે આ કાર્યક્રમ પૂરતું આપણને આ પ્રિમાઇસીસ પૂરું પાડ્યું. એના બદલ કબીર પાર્ટી પ્લોટના માલિકો, સંચાલકોને ખૂબ ખૂબ આભાર. સાબુદ્દીન સાહેબે અને મુદ્દસર સાહેબે આ પ્રોગ્રામ સંભાળ્યો, એમને ખૂબ ખૂબ આભાર. આપણા મંડપ સર્વિસની એજન્સી તેમજ તેમના દ્વારા આપેલી ખુરશી, આપણી પ્રિમાઇસીસની ગોઠવણ, એના માટે મંડપ સર્વિસનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તથા તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રો, વાલી મિત્રો અને મારા કિસ્વા ગ્રુપના અમારા સાથી મિત્રો કે જેમને ખૂબ જહેમત ઉઠાવીને અમે આ પ્રોગ્રામ સફળ કરી શક્યા છીએ, એ બધાનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર. કાંઈ શરતચૂક ભૂલચૂકથી કાંઈ તમારી સુવિધામાં ફેરફાર રહ્યો હોય તો દિલથી માફી માગું છું. ખૂબ ખૂબ આભાર. સાહેબનો સેશન એક રૂમમાં સાઈડમાં છે. આપણે કોઈને પ્રશ્નોત્તરી કરવી હોય તો ખાસ કરીને થોડીક તમને જે પણ ડાઉટ હોય, પણ બેઝિક ડાઉટ તમારો પોતાની રીતે ક્લિયર હોય તો સાહેબ હારે ડિટેલમાં વાત કરી શકો છો. પહેલાં એના માટે બહાર આપણે અહીંયા અથવા અહીંયા એક ટેબલ રજીસ્ટ્રેશન રાખશું. એની અંદર તમારે તમારો પ્રશ્ન અને તમારી વિગત આપવાની રહેશે. એના પછી તમે પર્સનલી સાહેબને, માનો કે તમે 12th સાયન્સમાં તમારે માનો કે આ ફિલ્ડ છે ને એમાં લેવું છે, તો પોતાની રીતે પૂછી શકતા હોય કે ભાઈ મારે BE-માં બેચલર ઓફ એન્જિનિયરિંગ કરવું છે, આ રીતે કરવું છે ને આમાં કરવું છે, તો હું શું કરી શકું, એવું તમારે પૂછવું હોય તો પૂછી શકો છો. પણ બેઝિક માહિતી તમે રાખજો પ્લીઝ. આપણો વાંધો જ છે કે માનો કે તમે મારે કોકને પૂછવું હોય સલમાન સાહેબને, હું સીધો એમ ન કહું મને કંઈ ખબર નથી BE કેમ થાય એમ. આપણે આપણી રીતે પહેલા આપણો બેઝ ક્લિયર હોવો જોઈએ એમ. એટલે થોડુંક તમે તમારી રીતે પોતાનું તો ક્લિયર હોવું જ જોઈએ કે BSc કરવું છે તો આટલી ફિલ્ડમાં થાય એમ.
ક્યાં થાય એ આપણે પૂછી શકીએ એમ બરોબર. એટલે આપ સબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે આપણે ઠંડા તરફ રૂખ કરીએ સાહેબ. આભાર સાહેબ. મિત્રો, કાર્યક્રમ આપણે અહીંયા પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ. ફરી તમને યાદ અપાવીએ કે 12 એક પુસ્તક પ્રદર્શન છે એ ખાસ નિહાળજો. ફર્સ્ટમાં બહેનોને અહીંથી બહાર જવા વિનંતી છે. ભાઈઓ થોડી વાર માટે બેસી રહેશો. બહાર તમારા ઠંડાની વ્યવસ્થા છે એટલે વ્યવસ્થાને સહકાર આપવા વિનંતી છે.